नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, मैंने हाई कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियोस में आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए और बहुत सारी क्वेरीज आए और उनमें से बहुत सारी क्वेरीज रिट के बारे में थी। कई व्यूअर्स ने ये जानना चाहा कि रिट प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट होती है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाना ठीक रहेगा और इसीलिए आज का वीडियो रिट प्रोसीडिंग पर ही आधारित है। आज के वीडियो में मैं हाई कोर्ट में रिट फाइलिंग से लेकर उसके एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजल तक के सारी प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो का यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ये रिट होता क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में ही जहां फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, उनमें से एक राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, जिसके बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, जिसे अगर निकाल दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाने वाला रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही फंडामेंटल राइट एवं लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। ये राइट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि खुद भी एक फंडामेंटल राइट होता है। वहीं हाई कोर्ट को यह अधिकार या यूं कहें रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 एवं आर्टिकल 227 जो सुपरवाइजरी नेचर का होता है, उसके अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि ये रिट होता क्या है। तो दोस्तों, रिट वह विशेष आदेश होता है जो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जारी करती है और फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी उचित आदेश जारी कर सकती है। इस वीडियो में हम चूंकि हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे, इसीलिए मैं अपने इस वीडियो को हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन तक ही कन्फाइन रख रहा हूं। तो जहां तक हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात है, तो ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को मिला है। यहां पर मैं एक बात सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं कि हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन एवं सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है और वो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के ही प्रोटेक्शन के लिए रिट इशू कर सकती है। वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत न सिर्फ फंडामेंटल राइट बल्कि अदर लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी रिट इशू कर सकती है। तो हाई कोर्ट रिट इशू कब करती है? जब किसी फंडामेंटल राइट या किसी अन्य लीगल राइट का क्लियरली वायलेशन हो रहा हो, तब एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल किए जाने पर या कभी कभी सो मोटो भी हाई कोर्ट उस मैटर पर संज्ञान लेते हुए प्रेरोगेटिव रिट इशू कर सकती है। आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार के मैटर्स में रिट ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो आमतौर पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जहां पर कोई फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का वायलेशन हो रहा हो, तो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हाई कोर्ट जब यह देखती है कि किसी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट या किसी अन्य लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो और कोई भी स्टेट अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट मानी जाती है, वो अगर इस राइट का वायलेशन कर रही हो, तो उस स्टेट अथॉरिटी के अगेंस्ट हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है जिससे हमारा कोई लीगल राइट या फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वहां पर उस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करने के लिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। उसी प्रकार
यदि कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड तरीके से किसी ऑफिस पर बना हुआ है या किसी पद पर बना हुआ है, तो उसे उस पद पर बने रहने की अथॉरिटी पूछने के लिए या उसे उस पद से हटाने के लिए भी हाई कोर्ट एप्रोप्रिएट रिट कर सकती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट किसी भी ऑर्डर या डायरेक्शन के रूप में रिट इशू कर सकती है, किंतु फिर भी जो मुख्य रूप से 5 आइडेंटिफाइड रिट्स हैं जिन्हें हाई कोर्ट एप्रोप्रिएट केस में जैसे चाहे वो इशू कर सकती है। तो वो रिट्स क्या हैं, आइए अब ये जानते हैं। सबसे पहला रिट्स जो होता है वो हेवियस कॉर्पस होता है। हेवियस कॉर्पस का रिट इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट इशू कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए अरेस्ट कर लिया जाए या डिटेंशन में रखा जाए, चाहे वो प्राइवेट पर्सन ने किया हो या किसी पुलिस अधिकारी ने किया हो, तो उस अधिकारी या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हाई कोर्ट रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस इशू कर सकती है और उससे उस डिटेंशन की अथॉरिटी पूछ सकती है, और अगर यह डिटेंशन इलीगल पाया जाए तो उस व्यक्ति को फ्री करने का आदेश हाई कोर्ट दे सकती है। जैसे यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को बिना एफआईआर के ही अरेस्ट कर लिया या बिना किसी रीजनेबल कॉज या कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन या किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सीधा जेल में या लॉकअप में डाल दिया, तो हाई कोर्ट उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का लीगल रीजन या अथॉरिटी संबंधित पुलिस थाने से पूछ सकती है, और यदि उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिले तो उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है। दूसरा रिट है रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस के अंतर्गत यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रही है तो उसे पब्लिक ड्यूटी करने के लिए रिट ऑफ मैंडामस इशू किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। इसका सबसे सीधा सा एग्जांपल है, यदि किसी व्यक्ति ने आरटीआई फाइल कर दिया और उसका जवाब यदि संबंधित ऑफिस नहीं दे रहा है तो उस जवाब को देने के लिए भी रिट ऑफ मैंडामस इशू किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का पेंशन, पीएफ या कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो ऑलरेडी एडजुडिकेटेड है और वो व्यक्ति उसके लिए एंटाइटल है, फिर भी यदि उसके पेपर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है या उसका क्लेम सेटल नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में भी रिट ऑफ मैंडामस इशू किया जा सकता है। तीसरा रिट है रिट ऑफ सर्शियोररी। रिट ऑफ सर्शियोररी किसी इलीगल ऑर्डर को क्वैश करने के लिए इशू किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल, जब कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपना जुरिस्डिक्शन को ट्रांसग्रेस करते हुए कोई इलीगल ऑर्डर पास कर दे, तो उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए रिट ऑफ सर्शियोररी के अंतर्गत उसकी क्वैशिंग का क्लेम किया जा सकता है, और यदि हाई कोर्ट एप्रोप्रिएट समझे तो उसे क्वैश भी कर सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिट ऑफ सर्शियोररी से थोड़ा मिलता जुलता है। जहां रिट ऑफ सर्शियोररी में किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को क्वैश करने की बात कही जाती है, वहीं रिट ऑफ प्रोहिबिशन में ट्रिब्यूनल या जुडिशरी या क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन को ट्रांसग्रेस करके यदि कोई सुनवाई कर रहे हैं तो उस सुनवाई को रोकने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल किया जा सकता है, और इसमें भी कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है। इसके बाद जो पांचवा रिट है वो है रिट ऑफ को वारंटो। यह रिट ऑफ को वारंटो किसी भी व्यक्ति से उसके किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर बने रहने का अथॉरिटी पूछती है, और यदि वो अपनी अथॉरिटी साबित नहीं कर पाए तो उसे उस पद से हटा भी सकती है। दोस्तों, ये तो थी रिट के बारे में बेसिक जानकारी। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में रिट फाइल कैसे करते हैं और रिट का डिस्पोजल किस प्रकार होता है। जब किसी मैटर के अगेंस्ट हमें रिट फाइल करना होता है तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि क्या यह मैटर रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जिस मैटर को इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए उससे वो लेकर रिट में चले जाते हैं, या आजकल डिफरेंट मैटर्स में
आजकल बहुत से ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं जिनको विशेष जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए दिया गया है, किंतु वहां ना जाकर लोग आजकल रिट फाइल कर देते हैं। तो इस तरह की चीजों को डिस्कार्ड करते हुए जो स्पेसिफिक रिट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आने वाला कोई मैटर यदि हो तो वहीं पर रिट फाइल करना फायदेमंद होता है। तो इसलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि किन मैटर्स में रिट फाइल करना चाहिए और किस में नहीं। तो दोस्तों, जहां तक रिट फाइल करने के लिए मैटर्स की एलिजिबिलिटी का सवाल है, तो इसमें सीधा सा आपको एक ही चीज देखना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में व्यक्ति का फंडामेंटल राइट या लीगल राइट कहां से अफेक्टेड हो रहा है। यदि कोई फंडामेंटल राइट या लीगल राइट अफेक्टेड हो रहा है तो फिर रिट जुरिस्डिक्शन बन सकता है और उसमें आप रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का मैटर नहीं है, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें कोई पर्टिकुलर कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल का स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन बन रहा है, तो वहां पर आप रिट फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मैटर किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, जैसे डिसमिसल का कोई इशू हो या कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट या फिर ऐसा मैटर जो 33C2 के अंतर्गत डील किया जा सकता हो या कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, तो ऐसे मैटर को आप रिट में नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल ऑलरेडी काम कर रही है। तो ये मैटर उस स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल में जाएगा। किंतु यदि कोई ऐसा स्पेसिफिक मैटर नहीं है और ये आपका फंडामेंटल राइट और लीगल राइट को सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है, तब आप इसमें रिट फाइल कर सकते हैं। इवन जो स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन वाला मैटर है भी, जैसे कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत ही कोई मैटर क्यों ना हो, लेकिन उससे अगर सीधे सीधे आपका कोई लीगल राइट या फंडामेंटल राइट इफेक्टेड हो रहा है और आपके पास अभी रिट फाइल करने के अलावा कोई एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तब आप रिट फाइल कर सकते हैं उन मैटर्स में भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कुछ दिन से कई स्टेट्स के EPF 80 यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ट्रिब्यूनल मोशन में नहीं है, वो वैकेंट जा रहे हैं। और ऐसे में यदि कोई कोर्सिव ऑर्डर EPF अथॉरिटी लेती है तो उस कोर्सिव ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास रिट जुरिस्डिक्शन में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार का यदि मैटर है तो आप रिट फाइल कर सकते हैं इन मैटर्स में भी। ये एक जनरल परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक रेमेडी अवेलेबल है तब आप रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और आपको पहले उस रेमेडी को अवेल करना पड़ेगा, अदरवाइज रिट आपकी डिसमिस हो सकती है। तो एक बार जब ये डिसाइड हो जाए कि आपका फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का ही ये उल्लंघन का मामला है और इस पर आपको अब रिट करना ही है, तो अब ये आप तय कर लें कि आपको कौन सा रिट करना है। जैसे अगर कोई इलीगल डिटेंशन से रिलेटेड मैटर होगा तो नेचुरली आप हेवियस कॉर्पस का रिट ही फाइल करेंगे। उसी प्रकार यदि किसी पर्टिकुलर ऑफिस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिलवाना है जो आपके किसी लीगल राइट को प्रोटेक्ट करे, तो वहां पर आप रिट ऑफ मैंडामस फाइल करेंगे। उसी प्रकार यदि किसी निचली कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करना हो तो हम रिट ऑफ सर्शोरी फाइल करेंगे। वैसे ही अगर कोई इलीगल प्रोसीडिंग चल रही हो, उस प्रोसीडिंग को क्वैश करवाना हो या स्टॉप करवाना हो, तो वहां हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति या कोई ऑफिसर के किसी पर्टिकुलर ऑफिस में उसकी अथॉरिटी पूछना चाहें तो उसके लिए हमें रिट ऑफ को वारंटो फाइल करना पड़ेगा। तो अब इस प्रकार इन आधार पर आपने अगर रिट कौन सी फाइल करनी है इसका भी चयन कर लिया है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपको रिट की ड्राफ्टिंग करना। जब आप रिट ड्राफ्ट कर रहे हो तो उस समय आपको कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज यानी पिटिशनर और रेस्पोंडेंट का सही पर्टिकुलर्स उस रिट पिटिशन में डालना, आपके जो फैक्ट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंतर्गत डालना है, यानी उसको तरीके से डालना है ताकि वो ऐसा ना हो कि फैक्ट्स कहीं से स्प्लिट हो जाए, इधर का फैक्ट्स उधर, उधर का फैक्ट्स इधर, या मिक्स हो जाए ऐसा कि कोर्ट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में और प्रिसाइज तरीके से अपने फैक्ट्स को रखने होते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ सेट करना होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंतर्गत आपको ये बताना होता है कि आपके जो राइट्स हैं वो किस प्रकार उल्लंघन हो रहे हैं।
या कोर्ट किन बिंदुओं पर विचार करे ताकि वो सही आकलन तक पहुंच सके। इसके बाद आपको अपने ग्राउंड्स बताने होते हैं कि किन आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपके इन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। इतना सब कुछ बता देने के बाद अब आपको अपना प्रेयर में अपने डिमांड्स को रखने होते हैं, यानी आप क्या चाह रहे हैं, कोर्ट से क्या रिलीफ चाह रहे हैं। तो वो रिलीफ क्या चाह रहे हैं वो आपको अपने प्रेयर पोर्शन में रखना होता है। प्रेयर हो जाने के बाद अब आपको अपना एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आपके जो कंटेंट्स हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए वे सारे सही हैं, आपका जो कंटेंट्स है वो ट्रू एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और इसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है। रिट पिटिशन ड्राफ्ट करते समय जब आप इतनी चीज़ें लगा लेंगे, आपको उसमें एक इंडेक्स भी बनाना पड़ता है, और ये इंडेक्स ये इंडिकेट करेगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितने पेज नंबर पे है, कौन कौन से पेज पर आपने क्या क्या कंटेंट सजा रखे हैं, वो सारा कुछ उस इंडेक्स में बताना होता है। और इसके बाद उसमें आप अपने नीचे, अगर आप किसी एडवोकेट से फाइल करवा रहे हैं तो उस एडवोकेट का वकालतनामा आपको देना पड़ेगा, और उसमें एप्रोप्रिएट कोर्ट फी लगाकर उसे फाइल करना होता है। फाइल के लिए आपको फाइलिंग काउंटर में आप खुद भी कर सकते हैं या किसी एडवोकेट क्लर्क के थ्रू इसे करवा सकते हैं। अब जब आप कोर्ट के फाइलिंग सेक्शन में जब आप रिट पिटिशन को फाइल करते हैं तो फाइलिंग से पहले रिट पिटिशन अलॉन्ग विथ एनेक्शर्स की एक कॉपी यानी एक सेट आपको ऑपोजिट पार्टीज को रिसीव करवानी होती है, खास करके तब जब ऑपोजिट पार्टी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। तो वहां गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो पैनल एडवोकेट्स होंगे उन्हें आप इसकी एक कॉपी रिसीव करवा दें, और इसके बाद जब आप फाइलिंग सेक्शन में फाइनल कॉपी को जब सबमिट करते हैं तो फाइलिंग सेक्शन उसे रजिस्ट्री के पास भेज देता है, और रजिस्ट्री उन डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके कंटेंट्स की जांच करती है। जांच में ये देखती है कि हाईकोर्ट रूल के अकॉर्डिंग इसमें डिफेक्ट्स तो नहीं है, और यदि कोई डिफेक्ट्स पाती है तो उन डिफेक्ट्स को नोट करके लवाजिमा कोर्ट में भेज देती है, जहां पर आपको उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना होता है। जब आप उन सारे ऑब्जेक्शंस या डिफेक्ट्स को रिमूव कर लेते हैं और जब वो ऑब्जेक्शन फ्री हो जाता है, तब रजिस्ट्री के द्वारा एक डेट दी जाती है, और इस प्रकार मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टिंग हो जाता है। इसके बाद जो पहली सुनवाई होती है उसे एडमिशन पॉइंट पर सुनवाई कहा जाता है, जिसमें कोर्ट एडमिशन पॉइंट पर ही आपको सुनता है और ये समझने की कोशिश करता है कि प्राइमा फेसी आपका केस सुनने योग्य है या नहीं है। यहाँ मैं बताता चलूं कि एडमिशन स्टेज पर कोर्ट मुख्य रूप से इन बातों की जांच करता है कि नंबर 1 केस सुनवाई योग्य है या नहीं है, नंबर 2 कोई अर्जेंसी है या नहीं है, और नंबर 3 कोई इंटरिम स्टे यदि आपने प्रे किया है तो वो जरूरी है या नहीं है। अब अगर कोर्ट आपके प्राइमा फेसी सबमिशन से सेटिस्फाई हो जाता है तब वो केस को एडमिट कर लेता है और नोटिस इशू कर देता है, और कभी कभी तो कोई अर्जेंट मैटर में नोटिस इशू करने के साथ साथ किसी पर्टिकुलर केस में इंटरिम स्टे भी ग्रांट कर लेता है कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब जब कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स को नोटिस भेज दिया है तो उस नोटिस पर या तो रेस्पोंडेंट अपीयर होते हैं या किसी किसी केस में अपीयर नहीं भी होते हैं। तो जिस केस में रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुए उन केसेस में कोर्ट या तो एक पक्षीय सुनवाई कर लेती है और सुनवाई करके एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है, या फिर कभी कभी रेस्पोंडेंट का जहां पर सुना जाना बहुत आवश्यक होता है तो उससे वो सेकंड नोटिस या कभी कभी समन इशू करके रेस्पोंडेंट को बुला लेती है और उसका रिप्लाई लेने के बाद फिर केस को तब वो डिस्पोजल करती है। किंतु नॉर्मली जिस केस में कोर्ट नोटिस इशू करती है रेस्पोंडेंट को, वहां पर रेस्पोंडेंट अपीयर होते हैं, और जब रेस्पोंडेंट अपीयर होता है तो वो अपना रिप्लाई भी फाइल करता है। उसके रिप्लाई लेने के बाद फिर कोर्ट या तो दोनों पार्टीज के सबमिशंस के आधार पर केस को डिस्पोज ऑफ कर देती है, या किसी किसी केस में अगर पार्टी कोई कॉम्प्लेक्स इशू जो रेस्पोंडेंट ने रेज किया है उसका रिप्लाई देना चाहता है तो उसके लिए उसे रिजॉइंडर का एक मौका देती है, और ऑपोजिट पार्टी के रिप्लाई का पिटिशनर एक रिजॉइंडर तैयार करता है और उससे भी वो फिर फाइल करता है, जिसके बाद फिर कोर्ट फर्दर एडजुडिकेट करती है मैटर को। इस प्रकार जब दोनों पक्षों की तरफ से प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है तब कोर्ट फाइनल हियरिंग करती है, जिसमें दोनों पक्षों के फाइनल सबमिशंस एवं ओरल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट सुनती है। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स
एंड प्लीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है। अब ये फाइनल डिसीजन में कोर्ट क्या कर सकती है? तो फाइनल डिसीजन के तौर पर कोर्ट 3 में से एक काम कर सकती है। या तो आपके रिट पिटिशन को एक्सेप्ट करके जो रिलीफ आपने मांगा है वो दे देगी। दूसरा, आपके रिट पिटिशन को रिजेक्ट कर सकती है, यानी डिसमिस कर सकती है। और तीसरा, पूरी तरह से रिट पिटिशन को एक्सेप्ट तो नहीं करती है, किंतु उसमें से कुछ प्रेयर को एक्सेप्ट करते हुए आपको पार्शियल रेमेडी प्रोवाइड कर देती है, यानी पार्शियल रिलीफ दे देती है। और कोर्ट का ये आदेश यानी फाइनल जजमेंट राइटिंग में आता है, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है रिट फाइलिंग से लेकर के उसके जजमेंट तक की कहानी। अब यहाँ पर अगर आप रिट कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप LPA यानी लेटेस्ट पेटेंट अपील, जो हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में फाइल होती है, उसको आप कर सकते हैं। और वहां भी लगभग यही प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार यदि फैसला आपके पक्ष में आ गया और ऑपोजिट पार्टी इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी यही काम कर सकता है, यानी वो भी एक लेटर पेटेंट अपील फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हाईकोर्ट में रिट फाइलिंग से संबंधित पूरी प्रक्रिया। आइए अब इसे एक संक्षेप में एक रिकैप के तौर पर देख लेते हैं। कोर्ट में रिट फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको अपनी इनिशियल प्रिपरेशन करनी होगी, फिर एप्रोप्रिएट रिट का चुनाव करना होगा, फिर रिट की ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद आपको रिट फाइल करना है विथ एप्रोप्रिएट कोर्ट फी, डॉक्यूमेंट्स, एनेक्शर्स एंड एफिडेविट्स। फाइलिंग के उपरांत फाइलिंग सेक्शन उसकी स्क्रूटनी करता है एवं डिफेक्ट्स यदि हो तो उसे पॉइंट आउट करता है। इसके बाद केस की एडमिशन पॉइंट पर सुनवाई होती है, जिसमें आप इंटरिम रिलीफ का भी प्रेयर कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट द्वारा केस प्राइमा फेसी एडमिट होने के बाद नोटिस इशू किया जा सकता है। नोटिस पर रेस्पोंडेंट अपीयर होकर अपना काउंटर रिप्लाई फाइल करते हैं। उन रिप्लाईज का आप चाहें तो रिजॉइंडर भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष अपना अपना रिटन सबमिशन, ओरल आर्गुमेंट्स एंड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट जजमेंट्स फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट फाइनली अपना जजमेंट प्रोनाउंस करती है। यदि आप जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आगे इसमें LPA यानी लेटर्स पेटेंट अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रिट फाइलिंग से लेकर उसके डिस्पोजल तक की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं अपने चैनल कानूनी सहायता पे इसी प्रकार के जानकारी युक्त वीडियोस लाता रहता हूं, जिससे यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो उसका संभावित आंसर मेरे वीडियोस के थ्रू आपको मिल सके। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है जिसका कि आप कानूनी निदान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर दर्शाए गए हैं उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं, जिसका कि सर्टेनली आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट करके भी अपना कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मेरे ईमेल ID hi.advocate@gmail.com पर मेल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।